हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर साहब और चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है साइनोसिस। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि साइनोसिस होता क्या है, किन साइड से हमको मिलता है, इसकी पैथोलॉजी क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बातें भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसके अलावा अपने कमेंट्स में हमें राय से ज़रूर आगाह करिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि साइनोसिस होता क्या है। साइनोसिस का मतलब ये है कि हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो एक नॉर्मल कलर होता है, अगर उस कलर के साथ ब्लू कलर शो होने लगे, ब्लू कलर हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं साइनोसिस। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल स्किन का कलर सबको पता है कि किस तरह का होता है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, मुख्तलिफ कलर हम स्किन के होते हैं। तो वो नॉर्मल कलर में अगर ब्लू शेड आ जाए या ब्लू बाकायदा हमें एक कलर नज़र आ रहा हो, तो इस कंडीशन को साइनोसिस कहा जाता है। जैसे दो पिक्चर्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि पहली पिक्चर में जो दो हाथ शो किए गए हैं, इन दोनों के ऊपर ब्लू शेड और ब्लू डिस्कलरेशन आ रही है। ऐसे दूसरी पिक्चर में जो ज़बान हमको नज़र आ रही है बच्ची की, इसके अंदर भी ब्लू शेड आ रहा है, लिप्स के ऊपर भी हल्का हल्का ब्लू शेड आ रहा है। तो ये दो कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही हैं साइनोसिस को। अब साइनोसिस के पीछे मेन रीज़न क्या होता है कि साइनोसिस क्यों होता है। तो इसका एक ही मेन रीज़न है कि अगर हमारे ब्लड के अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो इससे साइनोसिस डेवलप हो जाएगा। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वो हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और हीमोग्लोबिन और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वो हीमोग्लोबिन होगा जिसमें ऑक्सीजन के अलावा कोई और मॉलिक्यूल अटैच्ड हो। इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें दो अल्फा प्रोटीन होते हैं, दो बीटा प्रोटीन होते हैं, हीम कंपोनेंट होता है। तो हीम कंपोनेंट वो बेसिक कंपोनेंट होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन को रेड कलर देता है। तो हीमोग्लोबिन का कलर चेंज कैसे होता है? लाइक हमने हमेशा देखा है कि और पढ़ा भी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जो एक पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे हेमोग्लोबिन को, वो होता है हीम कंपोनेंट। हीम कंपोनेंट नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन में, यानी कि वो हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से अटैच नहीं है, उसमें हीम कंपोनेंट जो होता है बहुत ज़्यादा डीपली लोकेटेड होता है, जिस वजह से वो रेड कलर बाहर की तरफ ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो बाहर से हमें हेमोग्लोबिन ब्लू शेड या ब्लू पर्पल शेड हमें दे रहा होता है। तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन जो होता है वो हमेशा ब्लू पर्पल अपीयरेंस शो कर रहा होता है। जब ऑक्सीजन बाइंड होती है हीम से यानी हेमोग्लोबिन से, तो वो हीम के स्ट्रक्चर के अंदर एक चेंज लेकर आती है। जब हीम का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो हीम बहुत ज़्यादा पेरिफेरल साइड पे आ जाता है, यानी कि आर जो हेमोग्लोबिन की जो बिल्कुल पेरिफेरल साइड होती है वहाँ पे आ जाता है। जब हीम पेरिफेरल साइड पे आ जाता है तो अब वो अपना रेड कलर ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट कर रहा होता है बाहर। तो इसीलिए फिर ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमको रेड अपीयर हो रहा होता है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाइंड होता है हेमोग्लोबिन से, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है या मेट हेमोग्लोबिन बनता है, तो इन दो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन में क्या होता है कि कोई चेंज नहीं आ पाता। जैसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ना, कि उसके अंदर हीम बिल्कुल डीपली सिचुएटेड होता है, उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस नहीं आती हीम के स्ट्रक्चर में। इसी तरह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और मेट हेमोग्लोबिन के अंदर भी यही होता है कि कोई चेंज नहीं आ पाता, जिस वजह से हीम डीपली सिचुएटेड रहता है और वो कलर ब्लू पर्पल कलर शो कर रहा होता है। तो ये वजह है हमारे पास के हीमोग्लोबिन का कलर चेंज होता है। अब हमारी वेसल्स के अंदर जो ब्लू पिगमेंट मौजूद है, ब्लू हेमोग्लोबिन मौजूद है, तो ब्लड हमारा ब्लू कलर का है। तो ये कलर स्किन पे कैसे नज़र आता है हमको? तो इसके लिए हमें स्किन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो कि आपके सामने तो मौजूद है। स्किन में सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर एपिडर्मिस आती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज आते हैं। तो जो हमारे पास जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जो वेन्स और आर्टरीज मौजूद होती हैं, वो मौजूद होती हैं हमारे पास डर्मिस के अंदर। जो मोस्ट सुपरफिशियल हमारे पास वेसल्स होती हैं उनमें हमारे पास दो आती हैं। एक आते हैं कैपिलरी लूप्स ऑफ सब पेपिलरी प्लेक्सस, जो कि डर्मल पेपिलरी के अंदर, डर्मल पेपिलाई के अंदर मौजूद होते हैं, और दूसरा आता है सब पेपिलरी प्लेक्सस, जो कि डर्मिस में थोड़ा डीपली मौजूद होता है, बट फिर भी ये बाकी वेसल्स से बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होता है। तो जब इन वेसल्स के अंदर या इन कैपिलरी प्लेक्सस के अंदर हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है या एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो ईजिली हमारी स्किन से ये ब्लू कलर नज़र आता है। तो वो स्किन के एरियाज जहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा थिन है, या वो एरियाज जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ डीऑक्सी हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, तो उन जगहों पे साइनोसिस ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है।
कुछ हम थ्योरेटिकल बात करते हैं कि कितना अमाउंट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का होना चाहिए कैपिलरीज में और कितना अमाउंट होना चाहिए आर्टरीज के अंदर, कि जिससे साइनोसिस अपेरेंट हो जाए, जिससे साइनोसिस स्किन में नज़र आए। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है एवरेज कैपिलरी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वैल्यू और एक होती है मिनिमल कैपिलरी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वैल्यू। यानी कि कम से कम अगर कैपिलरी के अंदर हमारे 4 ग्राम पर डेसीलीटर के डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है तो वो भी साइनोसिस कॉज कर सकता है, लेकिन वो साइनोसिस बहुत माइल्ड होगा। लेकिन 5 ग्राम पर डेसीलीटर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर कैपिलरी में मौजूद है तो वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू सीवियर साइनोसिस फॉर्म कर सकता है और काफ़ी अपेरेंट साइनोसिस डेवलप कर सकता है स्किन पे। ये कैपिलरी की वैल्यूज़ हैं। आर्टीरियल वास्कुलेचर जो हमारा मौजूद है, आर्टरी के अंदर अगर कम से कम 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन मौजूद, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है तो ये साइनोसिस को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन बहुत माइल्ड करेगा। लेकिन अगर ऑन एवरेज 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है तो ये मॉडरेट टू सीवियर साइनोसिस करवा सकता है, कि बहुत ज़्यादा अपेरेंट होगा साइनोसिस, कि हमें नज़र आ जाएगा कि पेशेंट को साइनोसिस है। अब आर्टीरियल और कैपिलरी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन अमाउंट को अलग अलग पढ़ने का क्या एक फ़ायदा है? फ़ायदा बस सिर्फ यही है कि अगर हमें कभी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन अमाउंट को मालूम करना हो कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन अमाउंट कितना है, तो हम वो आर्टरी से मालूम करते हैं, बिकॉज आर्टीरियल ब्लड लेना आसान होता है, कैपिलरी से ब्लड लेना बहुत मुश्किल होता है, वो सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए ही लिया जा सकता है। तो इसलिए आर्टीरियल डीऑक्सी हीमोग्लोबिन अमाउंट भी पता होना ज़रूरी है, कि अगर आपको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का अमाउंट चेक करना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसलिए हम आर्टीरियल कैपिलरी को अलग अलग करके पढ़ते हैं। अब वो फैक्टर्स जो कि ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है ब्लड फ्लो टू द वेसल, कि जिस स्किन पे या जिस स्किन के एरिया पे साइनोसिस अपेरेंट है या साइनोसिस नज़र आ रहा है वहाँ ब्लड फ्लो कैसा है। अमाउंट ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना है। और तीसरा कि पेशेंट का हेमेटोलॉजिकल स्टेटस क्या है, यानी पेशेंट अनेमिक है या पेशेंट पॉलीसाइथेमिक है या पेशेंट का हेमेटोलॉजिकल स्टेटस नॉर्मल है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लू डिस्कलरेशन को अफेक्ट करते हैं। साइनोसिस की हमारे पास 2 टाइप्स मौजूद होती हैं, एक होता है सेंट्रल साइनोसिस, एक होता है पेरिफेरल साइनोसिस। इन दोनों का हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रल साइनोसिस क्या होता है? अगर एबनॉर्मल ब्लू डिस्कलरेशन यानी कि साइनोसिस प्रेजेंट हो रहा है लिप्स में, टंग में या बक्कल म्यूकोजा में, यानी हमारे ओरल कैविटी की म्यूकोजा में, तो इस साइनोसिस को हम कहेंगे सेंट्रल साइनोसिस। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट करता है कि पिक्चर ए में नॉर्मल टंग और नॉर्मल म्यूकोजा नज़र आ रही है, नॉर्मल लिप्स नज़र आ रहे हैं, नॉर्मल कलर है इनका। लेकिन अगर हम पिक्चर बी में देखें तो ये इनमें ब्लू कलर या ब्लू शेडो हमको नज़र आ रहा है। तो ये है हमारे पास सेंट्रल साइनोसिस की कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल। ये एक और पिक्चर है सेंट्रल साइनोसिस की, जिसमें लिप्स जो है हमारे वो ब्लू कलर के शो हो रहे हैं। अब सेंट्रल साइनोसिस की पैथोलॉजी क्या है, सेंट्रल साइनोसिस क्यों होता है? तो कोई भी ऐसा डिजीज़ प्रोसेस या कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी बॉडी के अंदर हो जाती है जिस वजह से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाता है। जब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो यही ब्लड हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा। लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा तो ये ब्लड होगा ब्लू कलर का। ये चीज़ें जैसे हम पढ़ चुके हैं कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से ब्लड का कलर ब्लू हो जाता है, ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है। तो यही ब्लड हमारे पास अब लेफ़्ट हार्ट में आएगा, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, और यही ब्लड जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से बॉडी में हमारे पंप हो जाएगा। जब ये बॉडी में जाएगा तो जो सबसे क्लोजेस्ट एरियाज़ होते हैं और वो एरियाज़ जहाँ पे थिन स्किन होती है, जहाँ पे वास्कुलेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये जल्दी हमें नज़र आएगा। तो वो कौन से एरियाज़ हैं जो हार्ट से क्लोज भी हैं, वहाँ पे थिन स्किन भी है और वहाँ पे वास्कुलेचर भी ज़्यादा है, तो वो है हमारे लिप्स, टंग और ओरल कैविटी। तो इसीलिए सेंट्रल साइनोसिस हमेशा अपेयर होता है इन एरियाज़ के अंदर। किस वजह से होता है? जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी डिजीज़ प्रोसेस या एबनॉर्मेलिटी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के अमाउंट को बढ़ा देगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली लेफ्ट हार्ट में आएगा, वहाँ से पंप हो जाएगा सर्कुलेशन में। तो जो मोस्ट क्लोजेस्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वास्कुलेचर भी ज़्यादा है, जहाँ पे हमारे पास स्किन भी थिन है, तो वहाँ पे ये जल्दी अपेरेंट होगा। कॉजेज़ क्या होते हैं सेंट्रल साइनोसिस के? इसमें कार्डियक कॉजेज़ होते हैं, रेस्पिरेटरी कॉजेज़ होते हैं और हेमेटोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं।
कार्डियक कॉजेज ऑफ मोस्ट कॉमन हमारे पास कोई भी कार्डियक कॉन्जेनाइटल एनोमली हो सकती है, जैसे ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, टेटोलॉजी ऑफ फेलर, ट्रंकल आर्टेरियोसस, एप्स्टीन एनोमली, आइजनमेंगर सिंड्रोम, और सिवियर हार्ट फेलियर। सिवियर हार्ट फेलियर इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल, बट सिवियर हार्ट फेलियर के अंदर भी हमको सेंट्रल साइनस मिल सकता है जब हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। अब जो हमने कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के नाम पढ़े, इनमें क्या होता है, इनमें शंटिंग ऑफ ब्लड होती है, राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में आ जाता है, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स होने लगता है, और जिस वजह से हमारे पास ये ब्लू ब्लड जो है वो पंप होता है लेफ्ट हार्ट से, और वो सेंट्रल एरियाज में लिप्स, टंग और म्यूकोजल कैविटी के अंदर हमको शो होता है। रेस्पिरेटरी कॉजेज के अंदर हमारे पास आ जाते हैं वो डिजीज़ जो कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो मिसमैच कर पाते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है एल्विलाई से ब्लड के अंदर, और उस एल्विलाई में 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इनका जो हम रेशियो निकालते हैं ये कहलाता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। अगर ये मिसमैच हो जाए, यानी कि वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाए और ब्लड फ्लो कम है, या ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए और वेंटिलेशन कम है, तो इससे मिसमैच कॉज होता है। कौन सी डिजीज़ ये सब करवाती है, इनमें निमोनिया, सीओपीडी, एस्थमा, पल्मोनरी एडिमा। तो इन 4 डिजीज़ के अंदर हमको वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो मिसमैच मिलेगा, जिसकी वजह से साइनोसिस डेवलप हो जाएगा। और एक होती है हमारे पास हाइपोवेंटिलेशन, किसी भी वजह से वेंटिलेशन का प्रोसेस स्लो हो गया है तो उसके अंदर भी हमको सेंट्रल साइनोसिस मिल सकता है। इसके अलावा इंट्रापल्मोनरी शंट्स और पल्मोनरी वीनस फिस्टुलास, ये क्या करेंगे, शंटिंग ऑफ द ब्लड होगी इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से, और जब ब्लड जो होगा यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शंट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगा तो अगेन सेंट्रल साइनोसिस डेवलप करेगा। हेमेटोलॉजिकल कॉजेज के अंदर हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज होती हैं, मेट हेमोग्लोबिनिमीया और सल्फ हेमोग्लोबिनिमीया।